आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखेंगे, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों को हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण तत्काल दृष्टि से हो सके। खबरों की शुरुआत करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए, इसलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की यूपी से। यूपी के माध्यम से कल की डेट में बोरिंग टेक्नीशियन के पदों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। साथ ही साथ कुछ अन्य भी चीज़ों को उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि जल निगम विभाग की जो भर्तियां पहले जल निगम विभाग ही करता था, जिसमें जूनियर इंजीनियर वगैरह भी थे, उसको भी यूपी को दे दिया गया है। तो इनके अभी जो परिणाम क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना, जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस है यूपी का इसमें। और उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि जानकारियाँ निकल करके आ रही हैं वहाँ से, कि आप सभी लोगों के कम से कम 2 परिणाम और 2 से 3 परिणाम कम से कम 31 तारीख के अंदर अंदर फिर से जारी होंगे, ठीक है ना। और सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे मांग की थी कि भैया जो लेखपाल के डीवी का मैटर है उसके लिए आप अपील कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है, ये एक कॉमन सी चीज़ है कि अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको, अगर उससे ऊंचे ग्रेड पे नौकरी कर रहा है तो उसको वहाँ पे वैसे भी वो नहीं जाएगा। और यदि कोई ऐसी भी मंशा रखता है कि नहीं हम जाएंगे ही और एक सीट खराब ही करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसको स्किप कर देना चाहिए, ताकि किसी बेरोजगार भाई बहन को वो नौकरी हासिल हो सके। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित करने हेतु बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें घटित हो रही हैं, ठीक है ना। और एनसीटी की पे बीएड विद्यार्थियों की नज़रें हैं कि आखिर एनसीटी कौन सी गाइडलाइन जारी करता है। कल की डेट में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के मीटिंग के बाद जो चीज़ें, जो र्यूमर सोशल मीडिया पे उड़ते हैं, वो र्यूमर के जो कहते हैं स्क्रीनशॉट होते हैं, हम तक भी आ जाते हैं, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में उसको शेयर करते हैं, शेयर करते करते हमारे पास भी आ जाता है। तो विद्यार्थी सच्चाई पूछते हैं कि भैया आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। बीएड और आपका बीटीसी में एडमिशन जो है केवल 2025 तक ही होगा, ठीक है ना। और 2025 के बाद ये कोर्स समाप्त हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नई शिक्षा नीति के तहत केवल और केवल बीएड ही मान्य होगा पूरे देश में। और अभी जो डीएलएड के एडमिशन चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें सीटें रिक्त चली जाती थी। लगभग 2,33,000-34,000 सीटें हैं, सीटें रिक्त चली जाती थी। कम से कम 10 से 15,000 एडमिशन ही हुआ करते थे। लेकिन आज की परिस्थितियां थोड़ी सी बदल चुकी हैं, ठीक है ना। विद्यार्थी डीएलएड और बीटीसी करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि चलो भाई हम यही कर लेते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया गया है। तो अब बीएड को बाहर करने का तात्पर्य यही है कि जब एडमिशन ये कंप्लीट हो जाएगा सीटें सभी भर जाएंगी, तो बैक डोर से बीएड को फिर से ले आ दिया जाएगा। कल की डेट में एक मीटिंग हुई थी एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी के बीच में। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड करने लगी, ये फैसला हुआ, वो फैसला हुआ। डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र अपने तरीके से उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बीएड के विद्यार्थी कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और बीएड के विद्यार्थियों पर जो संकट आया है, जाहिर सी बात है उसमें विषय कम्बिनेशन को लेकर के भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमने सर बीटेक किया हुआ था और बीएससी हमारा जो है साइंस से है, और बीटेक किया हुआ है और बीएड जो हमारा वो साइंस से है या अन्य विषयों से है। तो हमारे लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, हमें मौका मिलेगा एलटीजीएससी में फॉर्म भरने के लिए कि नहीं मिलेगा।
इन तमाम चीज़ों का निराकरण मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में कर दूंगा, इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मैटर आ रहे हैं हमारे सामने जो कि विद्यार्थी लगातार पूछते हैं, और इस मैटर को क्लियर कर देना ही ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर आप लोग बने रहें। बीएड वर्सेस बीटीसी, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीएड को बाहर करना इतना आसान नहीं है। मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अगेंस्ट में फैसला दिया है, लेकिन इस फैसले को अगर बदलने की या इसको पूरी तरीके से निष्प्रभावी करने की अगर किसी में क्षमता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से पत्रादि प्रेषित भी अगर हो जाए तो बेहतरीन विकल्प हो जाता है। ठीक है ना। और लगभग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बीएड के हित में एनसीटीई और सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र भी लिखा है, जिसमें से एक आपका उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का संशोधित नियमावली बनाया गया है, ठीक है ना, और उसको प्रथम संशोधन नहीं करना चाहती गवर्नमेंट, जिसकी वजह से बीएड को सम्मिलित करते हुए एक भर्ती की जो गुजारिश की गई है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सैद्धांतिक भी लगता है। ठीक है। और रही बात आपके एनसीटीई और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के बैठक की, तो उसमें क्या निर्णय हुआ था मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें ब्रिज कोर्स के सिलेबस को तैयार करने के लिए जो सिलेबस एनसीटीई ने तैयार किया है उसको जो है रिप्रेजेंट किया गया, मतलब वहाँ प्रेजेंटेशन दिया गया और उसमें जो भी कमियां थीं उनको दूर करने के दिशा निर्देश जारी किए गए कि ये कमियां हैं, इस वजह से इसको दूर करिए। ठीक है ना। क्योंकि ब्रिज कोर्स के मामले में लगभग सभी राज्य पिछड़ी ही हैं, कोई राज्य ने किसी ने भी राज्य ने आपका जो है वो ब्रिज कोर्स नहीं कराया है। ठीक है। और ब्रिज कोर्स के सिलेबस को बनाने के बाद ये सिलेबस एनसीटीई के माध्यम से जारी किया जाएगा। उसके बाद अभी तो फिलहाल इनकी संशोधित गाइडलाइन नहीं आ रही है, क्योंकि संशोधित गाइडलाइन का मतलब यही है कि केंद्र सरकार इसको रिप्रेजेंट करेगी और केंद्र सरकार का ही वो राजपत्र होगा जो फिर से एक बार जारी होगा। ठीक है ना। तो संशोधित गाइडलाइन के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, और बीएड विद्यार्थियों के लिए जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है आश्वासन और एमएचआरडी मिनिस्टर ने दिया है आश्वासन, तो अधिकारियों की क्या मंतव्य हैं, क्या वो मीडिया के सामने बकर बकर कर रहे हैं, उससे कोई मतलब होता नहीं है। देख लीजिए एनसीटीई के चेयरमैन का एक बयान आने के बाद कोई बयान नहीं आया, क्योंकि उनके जो है पेज को बाकायदा टाइट कर दिया गया कि आप मीडिया से दूरी बना करके रखिए। ठीक है ना। दोबारा फिर कोई बयान नहीं है। इतने सारी चीज़ें हुई, एनसीटीई का कोई रिएक्शन आया नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बीएड के विद्यार्थियों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और हम लोगों का प्रदर्शन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोगों का लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा है, सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी होती है, बीएड विद्यार्थियों के पास जाना होता है, उनको एकजुट करना पड़ता है। ठीक है ना। और जो ग्रुपेस बनाए जा रहे हैं, 100 लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टॉल हैं, 100 लोगों को कम से कम 250 से 500 विद्यार्थियों को जोड़ने की जो टारगेट दिया गया है, जाहिर सी बात है वो एक बेहतरीन विकल्प करता है, क्योंकि एकजुटता दिखानी है ना। अगर हमारे मैटर को लेकर के हमारी टीम के सदस्य सत्यम जी नेशनल मीडिया पर आप सभी लोगों की बातों को जो तरीके से रखें, वास्तविकता में मैं तो इस बात को लेकर के आश्वस्त हो चुका हूं कि हम लोगों का जिस तरीके से प्रदर्शन है बीएड विद्यार्थियों के पक्ष में, जाहिर सी बात है उसको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है ना। और किसी भी तरीके से विद्यार्थियों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश में भी सम्मिलित करने हेतु अधिकारियों के माध्यम से, भाई अधिकारी तो चाहते हैं कि डीएलएड हो जाए, बीएड वाले बाहर हो जाएं। क्यों? क्योंकि बीएड के आने के बाद कंपटीशन बढ़ जाता है। डीएलएड और बीटीसी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि बीएड के आने के बाद जो है मतलब जो सीटें उनको आसानी से मिल जाती हैं, वो सीटें उनको बहुत लड़ने झगड़ने के बाद भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। मतलब मेहनत डबल हो जाती है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने 80,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु एनसीटीई और एमएचआरडी को पत्र लिखा था कि हम एक भर्ती बीएड विद्यार्थियों के साथ करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने संशोधित गाइडलाइन जारी करने तक उत्तर प्रदेश को रुकने के लिए कहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है
वो किसी मायने का कुछ भी उसका मायने ही नहीं रहता, उसको नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि तब तक जब ये परीक्षा हो जाएगी उसके बाद एनसीटीई का संशोधित गाइडलाइन और एमएचआरडी मिनिस्ट्री का पूरा रूल रेगुलेशन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करिए, और जो विद्यार्थी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, ठीक है ना। भाई आपने टीईटी किया होगा, फिर आपने फॉर्म भरा, फिर आपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी की, अब आप पेपर दे ही दो, ठीक। इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारे मजबूत तर्क, क्योंकि जो बीएड के मुख्य याची थे सर्वोच्च न्यायालय में शर्मा जी, उनसे हम लोगों ने बातचीत भी किया और रिव्यू पिटीशन के बारे में उनके तर्क वितर्कों को जाना। तो रिव्यू पिटीशन के लिए जो उन्होंने तर्क दिए वो थोड़ा सा रास नहीं आया, है ना, क्योंकि उनके तर्कों में कोई दम ही नहीं था और उसका खारिज होना तय था। तो कुछ नए तर्कों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है, लेकिन हमने स्वयं ही अपना ओपिनियन दिया कि रिव्यू पिटीशन डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी अगर विद्यार्थियों की आवश्यकता है, विद्यार्थियों की इच्छा है, तो रिव्यू पिटीशन के लिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कल हम लोगों ने एनसीटीई को एक ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसके माध्यम से हम लोगों ने जवाब प्राप्त करने की कोशिश की थी कि देखते हैं एनसीटीई का क्या जवाब आता है। और उसमें उन्हीं तमाम तर्कों को सम्मिलित किया गया था, नई शिक्षा नीति को, साथ ही साथ एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, साथ ही साथ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, उस लेटर को, सारी चीज़ों को मेंशन किया। लेकिन अभी तक एनसीटीई की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है, देखते हैं कब तक जवाब देती है। लेकिन मैं अपने भाई बीएड के भाई बहनों को इतना बताना चाहता हूँ कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ विपरीत हैं, आप लोगों की एकजुटता ही हम लोगों को अध्यादेश ला करके देगी। अगर अध्यादेश चाहिए तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को एकजुट रहना होगा। बात करते हैं आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी को लेकर के। शिक्षा निदेशालय से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 4600 पद, ठीक है ना, 4600 पद आप सभी लोगों के टीजीटी में जोड़ने का प्रस्ताव है। कल ये जानकारी प्राप्त हुई है कि मतलब 4600 शुद्ध नए अध्याचनों के होंगे, और जो 2016-2021 के बचे हुए रिक्त पद होंगे उनको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो मोटा माटी मान के चलिए 5200 पद आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। तो 5200 पद ये हो गया, 4167 पद आपका पहला हो गया जो जिसका विज्ञापन जारी हुआ था। इन तमाम तर्कों को लेकर के जो कार्य किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बीएड के जो हमारे भाई बहनों ने आवेदन किया है टीजीटी पीजीटी में, उनमें थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ेगा क्योंकि पदों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, और विद्यार्थी आराम से तैयारी कर पाएंगे। दूसरा ये कि जो बीटेक वाले विद्यार्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए भी समस्याएं हैं, नॉन बीएड को लेकर के भी समस्याएं हैं, ठीक है ना। अभी आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि नॉन बीएड हो गया, बीएड के जो स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया था कि भैया हमारा समाजशास्त्र है, एजुकेशन है और इकोनॉमिक्स है, भूगोल है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट का नाम उन्होंने जो है हमें प्रेषित किया कि हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है। तो इन तमाम तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में और शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन दिया था, और लगभग जो विद्यार्थियों की संख्या बनती है वो 4,30,000 बनती है, ठीक है ना। तो इन विद्यार्थियों के लिए कि भाई इनका क्या कॉम्बिनेशन, इनका क्या दोष है, सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया और इन विद्यार्थियों पर ध्यान भी बिल्कुल भी नहीं दिया, है ना। तो इनका कॉम्बिनेशन कहाँ पे बनता है, इनके लिए भी कुछ न कुछ विकल्प सुझाया जाए ताकि ये विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकें, ये विद्यार्थी भी कंपटीशन कर सकें। इस पर शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक महोदय का स्पष्ट कहना था कि इस पर प्रस्ताव बना करके भेजा गया, चाहे वो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हों, चाहे एजुकेशन के विद्यार्थी हों, चाहे भूगोल के विद्यार्थी हों, चाहे जो बीटेक करने वाले विद्यार्थी हैं, बीएड के लिए है, प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए उन्होंने किया था। इन तमाम तर्कों को लेकर के हम लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री को भी बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से लेटर भिजवाया है कि कम से कम इन विद्यार्थियों के लिए भी कुछ न कुछ मार्ग सुझाए जाएं। साथ ही साथ एलटी ग्रेड और टीजीटी में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को पत्र भेजा गया है कि इन विद्यार्थियों को भी विषय कॉम्बिनेशन उस आधार पर बनाया जाए जिस आधार पर इन्होंने बीएड किया हुआ है, ठीक है ना, कि मतलब बीएड किस विषय पे किया है।
कौन से विषय पे किया है वो विषय इनको जो है अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाए। दूसरा ये कि विषय कम्बिनेशन ये सबसे बड़ा सरदर्द है। तो इस बार आप लोगों को एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता में ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि विषय कम्बिनेशन आपके जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया या आपके अन्य विषय हो गए जिसमें आप लोगों को कम्बिनेशन हमेशा परेशान करता रहा है। इन तमाम तथ्यों को लेकर के जो है वो बातचीत चल रही है और नई शिक्षा नीति में किसी भी प्रकार के विषय कम्बिनेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अब साइंस आर्ट का तो रह नहीं गया है ना, और चीज़ें बदल भी रही हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के संबंध में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो कम्बिनेशन के लिए शासन को पत्र लिखा गया है कि इन विद्यार्थियों पर भी विचार किया जाए। आखिर ये विद्यार्थी बेचारे जाएंगे कहाँ? नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए भी पत्र लिखा गया कि अगर हमको टीजीटी की नियमावली पर एलटी ग्रेड करनी है तो जाहिर सी बात है हमें इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए। और पूरी उम्मीद है कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है वो टीजीटी की ही नियमावली पर होगी। और टीजीटी की नियमावली अब पुरानी नियमावली नहीं रहेगी, अब यह नियमावली संशोधित होकर के आप सभी लोगों की 2023 की नियमावली हो चुकी है, ठीक है ना। और इसी नियमावली के आधार पर जो परिवर्तन हुए हैं, मतलब जो एलटी ग्रेड की नियमावली रहेगी सेम वही कंडीशन आपकी टीजीटी की नियमावली रहेगी, ठीक है। उसको परिवर्तित कर दिया गया है, बहुत सारे कोर्सेज को, बहुत सारे डिग्रियों को वैलिड किया गया है। तो जाहिर सी बात है आपके टीजीटी और एलटी में भी कंपटीशन बढ़ेगा। और अध्याचन की रही बात, तो जो आपके रिक्त पद थे उनका अध्याचन तो पहले ही जोड़ दिया गया है उसमें, ठीक है ना, अन्य विषयों के साथ ही साथ जो अपडेटेड अध्याचन है जो 31 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त तक के अध्याचन है वो आप सभी लोगों के प्रेषित किए जाने हैं लोक सेवा आयोग में। शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात की स्पष्ट जानकारी दे दी है कि इसमें सारी गड़बड़ियों को दूर करते हुए अध्याचन प्रेषित किए जाएंगे। उसके बाद पत्र लिख दिया जाएगा लोक सेवा आयोग को कि आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए जो ये सामने आ रहा है कि आखिर एलटी ग्रेड शैक्षिक अर्हता के विवाद में फंसी हुई है, ये बात सर्वथा सत्य है। एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता की जो वैकेंसी है वो शैक्षणिक विवादों में नहीं फंसी है, बल्कि जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नॉन बीएड का मुद्दा, साथ ही साथ जो विषय कम्बिनेशन वाला है ये मुद्दा, साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो टीजीटी की नियमावली पर करानी है ये मुद्दा, ये 3 मुद्दे आप सभी लोगों के इस विज्ञापन को रोक करके रखें। और दूसरा ये है कि जो आपका एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा है ये तो चलिए ठीक है, ये सरकार का नीतिगत मामला हो जाएगा, इससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि शासन के पास फाइल है तो जाहिर सी बात जो आखिर निर्णय होगा वो शासन का ही होगा। लेकिन ये 3 मुद्दे जो है ये अधिकारियों से रिलेटेड है, ठीक है ना। कौन कौन सा? एक आपका नॉन बीएड का, एक आपके टीजीटी की नियमावली का और एक विषय कम्बिनेशन का। ये 3 मुद्दे आप सभी लोगों को मैं बता दूं ये अधिकारी ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा महोदय जी से, संजय सर से मुलाकात की जाएगी और उन्हें भी ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा, ठीक है ना। और इस विषय में मांग की जाएगी कि इन विद्यार्थियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। मानवीय जो त्रुटियां हैं उनको दूर करते हुए इन विद्यार्थियों को भी एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता में सम्मिलित करने हेतु जो है वो सरकार की या शासन की या प्रशासन की तत्परता दिखाई जाए। तो आप लोग चिंतित ना हो, क्योंकि आपके अधिकारियों की रक्षा करने के लिए आपका भाई मौजूद है, ठीक है ना। प्रयास हम कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालने हैं, हमको आप सभी लोगों के लिए कार्य भी करना है, ठीक है। लगातार प्रदर्शन में भी साथ देते हैं। कभी कभी होता है कि बारिश में कपड़े भीग जाते हैं, पसीने से इतना जो मतलब खुजली होती है कि ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मिल जाए तो बंदर की तरह खुजा लें है ना। तो ये सारी चीज़ें, सारा संघर्ष आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी के प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए टीजीटी के जो प्रतीक्षा सूची है मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी इसका वेरिफिकेशन चल रहा है, 26 तारीख तक वेरिफिकेशन चलेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 371 पदों का समायोजन लिस्ट आएगी, ठीक है। उन विद्यार्थियों के लिए नहीं जो विद्यार्थी आपके इसमें वेटिंग लिस्ट वाले थे, उन विद्यार्थियों के लिए नहीं, समायोजन की लिस्ट अलग होती है। उन विद्यार्थियों के लिए आएगी जो विद्यार्थी जो है मतलब गए कॉलेज में उनको सीट नहीं मिल पाई, पता लगा कि उनका सीट ही भर गया है, कोई दूसरा पढ़ा रहा है वहाँ पे, तो विद्यालय क्या करते हैं, रिफ्यूजल लेटर दे देते हैं, डीआईएस रिफ्यूजल लेटर दे देता है, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ पद नहीं रिखते, संबंधित विद्यालय में पद नहीं रिखते हैं। तो विद्यार्थी ज्वाइनिंग लेटर लेकर के बेचारे भटकते रहते हैं, है ना। तो उन विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक लिस्ट जारी की जाएगी
उसके बाद जो रिक्त पद आपके बचेंगे और जो याचिका में रिक्त पद बचेंगे, जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी आदि में अगर आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है ना, अगर वो याचिका में हमारे सम्मिलित होना चाहते हैं, एक अंतिम अवसर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डेट लगनी है वो नेक्स्ट वीक में लगनी है, ठीक है। और इतना क्लियर है कि आप लोगों की विजय सुनिश्चित है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में ही चल रही हैं। बीएड का आज एक और ज़बरदस्त प्रदर्शन है और मैं थैंक्स करना चाहूँगा TV9 भारतवर्ष का भी, जिन्होंने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया है, ठीक है ना। और आज हम लोग लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने चल रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी तथ्य, जो भी कार्य आप सभी लोग घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है ना। अधिक से अधिक चैनल को सपोर्ट करिए, बीएड के छात्रों को एकजुट करिए, ठीक है ना। और सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद आप लोग डिजिटल तरीके से सपोर्ट हमें कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल तरीके से नहीं कर सकते, डिजिटल तरीके से करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।